हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सभ्यताएं। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, आज अपन उनके बारे में मुख्य मुख्य तथ्य पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और वो जो अपन को याद भी होने चाहिए। मोस्टली अपने एग्जाम्स में दूसरी सभ्यताओं के बारे में कम पूछा जाता है। जो भी ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलते हैं हिस्ट्री से सभ्यताओं के बारे में, वो अपने सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। लेकिन अपन क्या है, थोड़ा जो और भी सभ्यताएं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जिससे अगर अगर भविष्य में कभी अपने एग्जाम्स में वो क्वेश्चन किए जाएं तो अपन को पता हो उनके बारे में। क्योंकि अब वैसे पढ़ने के लिए उन सभ्यताओं में बहुत कुछ है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऐसी उन सभ्यताओं में भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन अपन उनका जो मेन मेन तथ्य है ना, जो जरूरी जरूरी मुख्य मुख्य बातें हैं, वो अपन जरूर पढ़ेंगे, जिससे भविष्य में अपन को वो काम आए। तो आज की वीडियो अपन यहीं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, जो कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, विश्व की नगरीय पहली सभ्यता है। और जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया क्या है, विश्व की पहली सभ्यता है। मतलब जब सभ्यता विकसित हो रही थी तो सबसे पहली सभ्यता ये मेसोपोटामिया की सभ्यता ही थी। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपनी ये है अपनी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मैं आपको बता दूं, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ मिलती है, इसकी लोकेशन कहाँ है। तो इसकी लोकेशन है अपनी इराक और कुवैत के पास में। मतलब इराक और कुवैत जगह है ना, इराक और कुवैत वहाँ के पास में ही है। मैं इसको बता दूं आपको। जैसे देखिए, ये रहा अपना इराक, ये है ना, ये है इराक। इस जगह पर, इस यहाँ यहाँ है, यहाँ यहाँ है, इन दो यहाँ के इसमें है, इराक और कुवैत के बीच में है। कौन सी जगह पर है? इराक और कुवैत के बीच में। और अपनी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये थी, त्रिकोणीय थी ना। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? त्रिकोणीय। ये सिंधु घाटी सभ्यता की लोकेशन है अपनी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कहाँ कहाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऐसे मेसोपोटामिया की लोकेशन क्या है? तो मेसोपोटामिया की लोकेशन ये है, इराक और कुवैत। कहाँ पर है? इराक और कुवैत वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दो नदियों के बीच में विकसित हुई थी। कौन कौन सी? एक तो थी अपनी टिग्रीस नदी और एक थी अपनी यूक्रेटस। कौन कौन सी नदियां थी? एक तो अपनी थी टिग्रीस नदी और यूक्रेटस नदी। इसका विकास कहाँ हुआ था? तो इराक में हुआ था, टिग्रिस एवं यूक्रेटिस नदी के बीच में, जिन्हें अभी क्या नाम से जानते हैं? और दूसरे दजला और फारात के नाम से भी जानते हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो उसको दजला और फारात के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी थी? यहाँ की मिट्टी जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी ना, वहाँ की मिट्टी कैसी थी? अत्यधिक उपजाऊ थी। मतलब वहाँ फसलें अच्छी उगती थी, ज्यादा वहाँ की फसलों खनिज लवण ज्यादा थे ना, तो फसलें अच्छी उग जाती। और यह कैसी सभ्यता थी? तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया सभ्यता कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वैसे ही अपनी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि थी। इसका मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार क्या थी? कृषि। उसमें जो भी पैसा आता था ना, उसका जरिए क्या था? वो होती है कृषि। कृषि के जरिए वो उसका उसकी वो है, वो चलती थी, क्या कहते हैं, व्यवस्थाएं। जैसे अपने घर की व्यवस्थाएं कैसे चलती है? जैसे डैडी की नौकरी लगी हो तो उस उनके भरोसे चलती है ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब। ऐसी उनकी क्या है, मुख्य आधार क्या था? कृषि थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। इस समय के मंदिरों को जुगूरत कहा जाता था। तो इस समय के मंदिर को क्या कहा जाता था? जुगूरत। जुगूरत मतलब होता है मंदिर। तो इस समय के मंदिर को क्या कहा जाता है? जुगूरत। जुगूरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को चार भागों में बांटा गया था, जिसमें पहली है अपनी सुमेरियन की सभ्यता, दूसरी है बेबीलोन की सभ्यता, और नंबर तीसरी है सीरिया की सभ्यता, और नंबर चौथी है कैल्ड्रिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था? चार भागों में बांटा गया था। नंबर पहला है सुमेरियन की सभ्यता, नंबर दूसरा है अपना बेबीलोन की सभ्यता, नंबर तीसरा है सीरिया की सभ्यता, नंबर चौथा है कैल्ड्रिया की सभ्यता। नेक्स्ट अपन आते हैं
झूलता हुआ बगीचा, एक जगह है झूलता हुआ बगीचा, तो वो कहाँ स्थित है? वो है अपना बेबीलोन की सभ्यता में। कहाँ है? बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है? बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। सिकंदर था ना, जो जो आया था, सिकंदर आया था, उसने इस सभ्यता का विनाश कर दिया, और वहां मेसोपोटामिया के लोगों पर कौन सी सभ्यता थोप दी? ग्रीक की सभ्यता थोप दी। कौन सी सभ्यता थोप दी? ग्रीक की सभ्यता को थोप दिया, मतलब जबरदस्ती कि अब तुम्हें यही सब करना पड़ेगा, जैसे उनके यहाँ होता था वैसे ही करने के लिए बोल दिया कि अब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, जो भी चलेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि उसने क्या किया था, उस सभ्यता को पूरी तरह से विनाश कर दिया था, मिटा दिया था। अपना अगला है, विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया। मैंने बताया था ना, विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया सभ्यता थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? नगरीय, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? विश्व की पहली नगरीय सिंधु घाटी सभ्यता। नगरी पहली सभ्यता ये थी, देखो ये है, ये देखिए, ऐसी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये एक एआई इमेज है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे बड़े बड़े टीलों के मकान बने होते, ऐसी उसमें भी बने होते, लेकिन ये क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता थी, और वह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट अपनी सभ्यता आती है किसको? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, जैसे अपन देखते हैं ना, मूवीज में भी देखने के लिए मिलती है। द मम्मीज मूवी नाम मूवी है, उसमें क्या है, इस सभ्यता का क्या है, रसायन बहुत अच्छा था। मतलब केमिस्ट्री इनकी बहुत अच्छी थी, उस टाइम पर इनकी केमिस्ट्री अच्छी। और ये मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों समकालीन है। कैसी है? दोनों समकालीन है। जब अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का समय चल रहा था, उसी टाइम पर यहाँ पर इजिप्ट में मिस्र की सभ्यता का भी समय चल रहा था। वो मिस्र की सभ्यता कहाँ पर है? तो वो है अपनी इजिप्ट में। इजिप्ट के रेगिस्तानों में मिस्र की सभ्यता देखने के लिए मिलती है। इसका और इसका समय कितना है? समय सेम ही है, ये 2500 ईसा पूर्व है, ऐसी ये 2100 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। यह सभ्यता कहाँ पर है? तो यह रेगिस्त इजिप्ट है। इजिप्ट मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है ये। इसे नील नदी की देन कहा गया जाता है। यह सभ्यता क्या है? नील नदी के किनारे पर है, और यह से नील नदी की देन कहा जाता है। तो इस सभ्यता को किसकी देन कहा जाता है? नील नदी की देन कहा जाता है। नंबर तीसरा आता है अपना, इस सभ्यता की विकास फेरोन के नेतृत्व में किया गया था। तो मिस्र की सभ्यता है ना, जो मिस्र की सभ्यता का विकास या किसने किया था? फेरोन, उनका एक राजा था फेरोन। वो क्या है, वो अपने आप को भगवान मानता था। क्या मानता था वो? सब वो जानता था मैं ही हूँ सब कुछ यहाँ। तो इस सभ्यता का मुख्य विकास किसने किया था? तो इस सभ्यता का मुख्य विकास किया था किसने? फिरौन ने। अभी मैं आपको फिरौन भी दिखाऊंगा, फिरौन कैसा दिखता था। इस सभ्यता के में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी का विकास हुआ। तो इस सभ्यता में क्या बना? एक तो कैलेंडर बना, सूर्य कैलेंडर, एक बना क्या? सूर्य कैलेंडर, पिरामिड, जो बड़े बड़े पिरामिड बने थे ना, ऐसे वाले, जो तुमने देखे होंगे गीजा के पिरामिड, ये ऐसे वाले पिरामिड देखे ना, ये है, ये है देखो। उन पिरामिड में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये पिरामिड, गीजा के पिरामिड। वहां की सरकार ने गीजा के पिरामिड में टूरिस्टों को केवल एक बार जाने की अनुमति दी है, कि वो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही गीजा का पिरामिड देख सकते हैं। क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर बार बार लोग यहाँ आएंगे तो उनका जो राज है ना, जो अंदर की बात है, कि जिस वजह से लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं कि ऐसा कैसे बने थे और क्यों बने थे, तो उसका राज ना खुले, इस वजह से अब वो ये इन वाले पिरामिड को देखने के लिए केवल एक बार ही जाने की अनुमति दी जाती है। ये पिरामिड अंदर से ऐसे हैं, देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होती है सुरंग इनकी, यहाँ जाकर और यहाँ खत्म हो जाती है। इसके अंदर जाने की अनुमति, इसके आगे जाने की अनुमति नहीं दी है वहां की सरकार ने। क्या नहीं दी? अनुमति नहीं दी। ये क्या है? ये है किंग्स चैम्बर, वहां के राजा का जो वो कब्र है वहां। तो इसको बोला जाता है किंग्स किंग्स चैम्बर बोला जाता है। जो किसकी है? और ये है फिरौन की। किसकी वो है चैम्बर है? ये फिरौन का, इनका मानना है। और इनको बिल्कुल इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि जो खगोल शास्त्र में जो अपने वो तारे होते हैं ना, तारे, सेम उसी उसी तरह इन्हें व्यवस्थित किया गया, माने बनाया गया है।
और उनका यह मानना है कि उनके जो पूर्वज है ना वो भगवान से बातें करेंगे, मतलब ईश्वर से बातें करेंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो लोग जिंदा हो जाएंगे, मतलब फिर से वो जिंदा हो जाएंगे, जैसे अभी वो मर गए लेकिन जैसे ही कयामत आएगी उसके बाद वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, इसलिए उन्हें संभाल कर रख दिया जाता था। और किससे कैसे रखा जाता है, उनके पास एक ऐसा लिक्विड था जिसमें बॉडी खराब नहीं होती थी, सालों साल खराब नहीं होती। ये जैसे ये देखो, ये है फिरौन, उनका राजा, देखो कितने साल हो गए अभी भी उसकी बॉडी ज्यों के त्यों है, अभी भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है उनका, कि वो कैसा दिखता था तब उस टाइम पर। ये उनकी कब्र है, ये किंग्स चेम्बर है, ये मैंने बताया था ना किंग्स चेम्बर, ये किंग्स चेम्बर, यहाँ देखो उनकी कितनी अच्छी चित्रकला थी, मतलब वो इस चीज में भी माहिर थे। ये अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ, ये उनके पिरामिड्स के अंदर जाने के लिए ऐसी सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। अंदर से देख लीजिए ऐसा बनता है पिरामिड। और इसमें जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है, उन पत्थर में सबसे छोटे पत्थर का वजन कितना है, 20 टन, और सबसे बड़े पत्थर का वजन 200 टन के लगभग है। कितना है, 200 टन, सबसे छोटे पत्थर 20 टन का, और सबसे बड़ा पत्थर 200 टन तक का देखा मिला है अभी तक। और वहां के लोगों की लगभग हाइट, मिनिमम हाइट लगभग 6 फीट के समथिंग होती थी। अपने यहाँ देखो अब 6 फीट के तो बहुत कम ही देखने के लिए लोग बाग मिलते हैं। तो इससे समझ में आया वो लोग कितने मेहनती। और पहली बात इसी पर खोज चल रही है कि जो भी ये जो पत्थर है वो उतने ऊंचाई तक गए कैसे। उनका कैसा रसायन शास्त्र कैसा था, सुदृढ़ था, सुदृढ़ कैसा था, बहुत अच्छा था। मिस्र के लोगों का रसायन शास्त्र कैसा था, बहुत अच्छा था। वो उन्हें रसायन शास्त्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी, केमिस्ट्री में उनकी बहुत अच्छी थी। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है, गीजा का पिरामिड यही है, गीजा का पिरामिड ये है, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पिरामिड है। मिस्र का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पिरामिड गीजा का पिरामिड है। नेक्स्ट अपन आते हैं रोम की सभ्यता। रोम यह कहाँ है, यह रोम की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, तो रोम की सभ्यता विकसित हुई थी अपने इटली में। कहाँ हुई थी, इटली में। रोम की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, तो रोम की सभ्यता हुई थी अपनी इटली में विकसित हुई थी, यहाँ उठी, यहाँ हुई थी। रोम की सभ्यता कहाँ हुई थी विकसित, यहाँ इटली में। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था, जो रोम के लोग थे ना, इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता की यह सबसे विकसित सभ्यता की थी। प्राचीन की यह कैसी थी, सबसे विकसित सभ्यता थी, इनके पास सारी उन्नत चीजें थी। जैसे आप देख सकते हो ये उस टाइम की सभ्यता थी, ये रोम की सभ्यता देखिए कितनी उन्नत सभ्यता है ये। यहाँ देखने से पता चलता है कि हाँ लोग बाग यहाँ के उन्नत थे, मतलब समझदार थे, जानते थे सारी चीजों के बारे में। ये देखिए, ये चौराहा है वहां का, किसी का घर नहीं है, चौराहा है, यहाँ कभी जाम नहीं लग सकता है। और ये उस टाइम की सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी है ये विकसित, ठीक है, आज भी विकसित सभ्यता है। आज भी इस सभ्यता के जो अवशेष है ना वो सुरक्षित बसे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो पर्यटन के लिए काफी आकर्षण का केंद्र है। सभ्यता के जो अवशेष है ना वो आज भी सही से मिल गए हैं, तो अब जो टूरिस्ट लोग होते हैं अपन को भी देखने की इच्छा होती है कि वहाँ की सभ्यता कैसी थी, क्या क्या वो लोग क्या क्या चीजें उपयोग करते थे। इसलिए वो क्या है, आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। इस सभ्यता के दो बड़े राजा थे, एक तो थे जूलियस सीजर और एक थे अगस्टस। इस सप्ताह के दो सबसे बड़े राजा थे, कौन थे, एक तो थे जूलियस और एक थे जूलियस क्या है, जूलियस को किसने मारा था, जूलियस को उसके मंत्रिमंडल ने ही मार दिया था। एक दिन क्या हुआ, जैसे राजा महाराजाओं की जो सभा लगती थी तो उसमें क्या है उसके सारे मंत्री बैठते थे। तो ऐसे ही अब एक दिन क्या है सभा लगी हुई थी, तो उनके मंत्रियों में से ही क्या किया, कुछ एक ने धोखा करके उसके मतलब बॉडी में चाकू घोंप दिया। और इसके बाद एक के बाद एक सभी राजा मंत्रियों ने उसके छाती में चाकू घोंपते गए और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके जूलियस की मौत कैसी हुई थी, उनके मंत्रिमंडल ने ही धोखा दे दिया उसे और उसकी मृत्यु खुद कर दी उन्होंने। और एक थे अगस्त। और इन दोनों राजाओं के नाम पर जब कैलेंडर बन रहा था ना, तो इन दोनों राजाओं के नाम पर दो महीनों के नाम रखे गए हैं। एक महीने जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया है जुलाई, इनके नाम पर रखा गया है क्या, जुलाई। और इनके नाम पर क्या रखा गया है, अगस्त।
इनके नाम पर क्या रखा गया, अगस्त का नाम रखा गया। तो अगस्टस के नाम पर अगस्त और जूलियस सीजस के नाम पर जुलाई। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल के द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा था, जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर सीजर्स नाटक, जूलियस सीजर नाटक किसने लिखा, विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। ये है। इसके बाद एक सभ्यता और है अपनी फारस की सॉरी, मैं बता दूं आपको, ये है फारस की सभ्यता। ये फारसी लोग हैं। यह वर्तमान में ईरान में थी। ये सभ्यता कहाँ थी, वर्तमान में ईरान में थी। मैं आपको बता दूं, ईरान, ईरान की लोकेशन कहाँ है, ये है ईरान की लोकेशन, ये है अपना ईरान। तो फारस की सभ्यता कहाँ थी, ईरान में। कहाँ पर थी, ईरान में। ईरान कहाँ है, इराक, ईरान, कतर, इजिप्ट, ये सब पास पास में। देखो ये सभ्यता है सब पास पास में है। एक सभ्यता और हुई थी, मैं आपको बताऊं कहाँ गई वो, ये यहाँ पर चाइना में, पीली, पीली नदी की सभ्यता। पहले अपन फारस के बारे में पढ़ लें, उसके बाद पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। फारस की सभ्यता है वर्तमान में ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ, मतलब इस सभ्यता का विकास कैसा, बहुत तेजी से हुआ। जो कुछ हो रहा है जल्दी जल्दी होता जा रहा था। ऐसे अपन नहीं देखते कभी अपनी लाइफ में, कभी कभी ऐसा होता है सब काम जल्दी जल्दी से होने लगते हैं। ऐसे ये सभ्यता का भी विकास बहुत तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने क्या किया, पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इनकी भाषा कैसी थी, फारसी। और धर्म कौन सा था, पारसी धर्म को मानते थे। भाषा इनकी थी फारसी और पारसी धर्म को ये लोग मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। जो सिकंदर राजा था ना, उसने इस धर्म का क्या कर दिया, अंत कर दिया था। फारसियों ने बगीचे की परंपरा शुरू की थी। जो फारसी लोग थे उन्होंने क्या किया था, बगीचे की परंपरा शुरू की थी, जिसे वो किसका किसका वो क्या मानते थे, इसको वो सजीवता और शांति का प्रतीक मानते थे। फारसी लोगों ने क्या किया था, बगीचों की परंपरा स्टार्ट किया था, जिस और वो लोग बगीचों को क्या मानते थे, सजीवता और शांति का प्रतीक मानते थे। फारसी सभ्यता का व्यापार बहुत ही उन्नत था। फारसी सभ्यता के लोगों का व्यापार कैसा था, बहुत ही उन्नत था। और यह सिल्क रोड के माध्यम से, फारसी सभ्यता का व्यापार कैसा था, उन्नत था, और सिल्क रोड के माध्यम से एशिया और यूरोप में को जोड़ता था। उनका व्यापार कैसा था, सिल्क रोड के माध्यम से वो एशिया और यूरोप दोनों को जोड़ता था। फारसी लोग अच्छे व्यापारी और कूटनीतिज्ञ थे। तो फारसी लोग कैसे थे, एक अच्छे व्यापारी और कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीति का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दो देशों, दो या दो से अधिक देशों के मध्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेदों को ना होने दे और सामंजस्य संबंध बना के रखे, जिससे भविष्य में उनके बीच में कोई मतभेद पैदा ना हो। कूटनीतिक का मुख्य मुख्य जो कूटनीति का मुख्य भूमिका होती थी दो देशों के बीच में संबंध या शांति बनाए रखना। क्या था, दो देशों, दो या दो से अधिक देशों के बीच में संबंध या शांति बनाए रखना। इसके बाद आती है अपनी स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता के बारे में मैं आपको बता दूं, स्पार्टा अपने सैन्य बल के लिए जाना, सैन्य सभ्यता के लिए जाना था। स्पार्टा के सैनिक क्या, बहुत ही बहादुर होते थे। स्पार्टा में जब बच्चे का जन्म होता था तो 7 वर्ष तक वो अपने घर में रहता था, और 7 वर्ष के बाद उसे सैन्य गतिविधियों सीखने के लिए भेज दिया जाता था। या तो 7 वर्ष के बाद उसे अपना घर छोड़ना पड़ता था और उसको कठिन परिश्रम करके एक सैनिक बन के सेना में भर्ती होना पड़ता था। और स्पार्टा, स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। स्पार्टा क्या है, एक अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। यह ग्रीस के पास एक छोटा क्षेत्र था। ग्रीस के पास कैसा क्षेत्र था, छोटा क्षेत्र था। स्पार्टा की का लोकेशन कहाँ है, तो स्पार्टा की लोकेशन ये है, ये ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। ऐसा था, छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस, लियोनाइडस कौन था, स्पार्टा का राजा था। तो स्पार्टा ने क्या है, स्पार्टा के 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। मात्र 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। और 20,000 सैनिक वो किसके थे, ग्रीस के
वो थे ग्रीस के राजा का नाम क्या था? जरकसीज। क्या नाम था? जरकसीस। तो 20,000 सैनिक, ग्रीस के विशाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ग्रीस के विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था जरकसीस, जिसके सैनिकों को स्पार्टा के 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में हरा दिया था। अंत में क्या हुआ? जरकसीस ने क्या धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। क्या हुआ कि जो स्पार्टन्स थे ना, तो लियोनाइडस जो स्पार्टन्स का राजा था ना, लियोनाइडस ने क्या है, एक ऐसे सैनिक को अपनी सेना में भर्ती नहीं किया, क्योंकि वो मानता था वो उस सेना में भर्ती होने के लिए लायक नहीं है। तो उसने उससे कहा कि जो तुम्हारे मतलब का काम है, जो तुम कर सकते हो, उसे तुम अच्छे से करो। लेकिन उस सैनिक ने क्या किया, उसने अपनी बेइज्जती समझी उस बात को, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा चलने में दिक्कत थी उस सैनिक को। तो उसने, लियोनाइडस ने उसे अपनी सेना में नहीं लिया और उससे बोल दिया जो तुम कर सकते हो उसे तुम अच्छे से करो। तो उसको लगा ये मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। तो उस वो क्या है, वो सैनिक जाके जरकसीस से मिल गया और उसने स्पार्टा में घुसने के लिए, अंदर घुसने के लिए उसको एक खुफिया रास्ता बता दिया कि यहाँ से तुम अंदर घुस जाओ। क्योंकि स्पार्टन्स क्या थे, जब युद्ध चल रहा था तो ये पहाड़ थे यहाँ पर, स्पार्टा में जाने के लिए केवल उन्हें एक ही रास्ता पता था, और यहाँ से ये नदी थी। और यहाँ ये इस जगह पर स्पार्टन्स बैठे थे। इस जगह पे क्या है, स्पार्टन्स, जो भी सेना यहाँ से स्पार्टन्स उन्हें यहीं खत्म कर देते। और इतनी विशालकाय सेना के निपटने के लिए एक प्लान तो चाहिए। उनका प्लान यह थे कि अपन उन्हें और कहीं से जाने का रास्ता नहीं देंगे, केवल उन्हें जो रास्ता सबको पता है अपन इसी को बताएंगे। इसको वो बोलते थे मौत का द्वार। तो यहाँ से जो भी सैनिक आता उन्हें खत्म कर देते। लेकिन जो सैनिक था ना, जो इसने गद्दारी की, उसने क्या है, एक रास्ता और था जिसको वो चरवाहों का रास्ता बोलते थे, उस जगह से उसने जरकसीस के सैनिकों को अंदर जाने दिया, जिस वजह से वो सैनिक क्या है, अब वो यहाँ पहुंच गए, इस जगह पर पहुंच गए और पीछे से उन्हें घेर लिया। और जर्कसीस क्या चाहता था? जर्कसीस चाहता था स्पार्टा की जगह को और स्पार्टा के पानी को। उसकी दो ही मांग थी, और गुलाम बन जाओ उसके। क्योंकि वो एक पागल, वो अपने आप को क्या भगवान मानता था। जर्कसीस क्या है, अपने आप को भगवान मानता था। ये है जर्कसीस। आप ही देख लीजिए, ये पागल, समझ में ही नहीं आ रहा है मेल है या फीमेल है। और ये लियोनाइडस, ये कौन है? लियोनाइडस। और ये लियोनाइडस के वही 300 सैनिक, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया और 300 होने के बावजूद भी 20,000 को हरा दिया। अगर हौसला बुलंद हो ना, तो बड़ी से बड़ी सेना को भी हराया जा सकता है। ये लियोनाइडस, ये देखिए, ये देखो, ये। और ये, हाँ, ये इसका क्या है, हाँ, हाँ, ये देखो, ये इसको, उस पर आता था, डोली होती है, इसका सिंहासन होता था पूरा। और उसको उठाने के लिए 200 लोग लगते थे, लगभग 200 लोग इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कैसा राजा होगा ये है, देखो, इसने लियोनाइडस के सामने एक ही शर्त रखी थी कि तुम अपने घुटनों पर बैठ जाओ और मेरी गुलामी करो, तो मैं तुम्हें स्पार्टा का पूरा साम्राज्य वापस दे दूंगा। बस मेरे नेतृत्व में रहकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो स्पार्टन्स को ये सब मंजूर नहीं था, तो उन्होंने लड़ना चुना। और वो बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन अंततः जब एक सैनिक ने उन्हें उनके अंदर जाने, घर में अंदर घुसने का रास्ता बता दिया, उसके बाद वही बात होती है, घर का भेदी लंका ढाए। जब बड़ी से बड़ी लंका डूब गई, तो ये क्या है, तो हर एक बड़े साम्राज्य को मिटाने के लिए उनका ही घर का एक व्यक्ति धोखा देता है, और फिर वो साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो स्पार्टन्स कौन थे? स्पार्टन कहाँ थे? तो ये ग्रीस में थी। स्पार्टन सभ्यता की लोकेशन क्या है? ग्रीस के आसपास का क्षेत्र था। और ये किस लिए जानी जाती है? अपने 300 बहादुर सैनिकों के लिए जानी जाती है, जिन्होंने डटकर सामना किया और किसको? ग्रीस के 20,000 सैनिक को हरा दिया। किसको हरा दिया? 20,000 सैनिक को हरा दिया। और स्पार्टन्स का जो राजा था उसका क्या नाम था? लियोनाइडस। और जो ग्रीस के सैनिकों का, जो ग्रीस का जो राजा था वो कौन था? जर्कसीस। कौन था? जर्कसी। इसके बाद एक अपनी सभ्यता और बची है, वो है अपनी पीली नदी की सभ्यता। तो पीली नदी की सभ्यता कहाँ है अपनी? ये अपनी थी चाइना में। कौन, कितनी पुरानी है ये? अपनी 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये हांगकांग नदी पर स्थित है। हांगकांग नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। इस सप्ताह में पढ़ने के लिए बस इतना ही है। यह सभ्यता किसके लिए थी? यह सभ्यता कहाँ थी? यह सभ्यता थी हांगकांग
हांगो हो नदी पर थी, और इस सब यह क्या थी, इस सभ्यता की भूमि कैसी थी, अधिक उपजाऊ थी, और इसके लिए यह प्रसिद्ध थी, अधिक उपजाऊ होने के कारण यह प्रसिद्ध थी। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। जो भी मुख्य मुख्य क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको बता दिया। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, वैदिक, वैदिक काल पढ़ेंगे अपन। और जो इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, वन लाइनर्स बनेंगे, अ, वो मैं आपको पीडीएफ इसी वीडियो की लिंक में दे दूंगा, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें वन लाइनर्स क्वेश्चन। और इसके एमसीक्यूज का क्या है, मैं उसकी भी आपको पीडीएफ दे दूंगा, जिससे आप क्या है अपनी तैयारी का पता कर सके, और अपन पता चले सके कि अपन अपन को कितना और पढ़ना है इनमें। थोड़ा गला खराब है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अपन इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अब अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे वैदिक काल, जिसमें अपन उस टाइम के बारे में सारी जानकारियाँ, उपनिषद, महाजनपद काल, सारी चीजें पढ़ेंगे अब उसमें अपन। ठीक है, तो जय हिंद।